हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, वहाँ पर हमने रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन से पहले के जो चीज़ें हैं वो पढ़ लिया था। और आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन या सी शीट की मेंबरशिप लेनी हो, रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9690105047 पर मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि अकाउंटिंग is closely related with several other discipline and thus to acquire a good knowledge in accounting one should be conversant with the relevant portion of such discipline। जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो क्लोजली रिलेटेड होती है काफ़ी अदर चीज़ों के, और अगर आपको अकाउंट्स को अच्छे से समझना है तो आपको उन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो रिलेट करती है। The accountant should have a working knowledge of the related discipline so that he can understand such overlapping area and apply the knowledge of other discipline in his own work wherever possible, or he can take the expert advice। जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट मीन्स जो आपका हिसाब किताब रखता है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, बिजनेस के, फर्म्स के, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग हो जाती है, गैप्स आ जाते हैं, वहाँ पर वो या तो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सके। सबसे पहला है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। कैसे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स दोनों आपस में रिलेट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ व्यू एज अ साइंस ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं। स्कार्स मीन्स लिमिटेड, कमी होती है रिसोर्सेज की, जितनी मांग होती है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती। तो इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम वांट को सेटिस्फाई कर सकें। रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम उस रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो इच्छा है वो पूरी हो सके। दिस मे बी व्यू एदर फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ अ सिंगल फर्म ऑफ द कंट्री और एज अ होल। तो इसको हम एक सिंगल इंसान के हिसाब से भी देख सकते हैं और कंट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं। वहीं बात करी जाए अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इज़ व्यू एज अ सिस्टम विच प्रोवाइड डाटा टू द यूज़र टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग आपको डाटा देता है, यूज़र्स को डाटा देता है कि जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाह रहे हो, या उस कंपनी में काम कर रहे हो, या उस कंपनी के सप्लायर हो, या उस कंपनी के कस्टमर हो, तो आपकी उस कंपनी की सिचुएशन क्या है इन फाइनेंशियल पोजीशन। सम नॉन अकाउंटिंग डाटा आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कुछ ऐसा डाटा भी ज़रूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए जो अकाउंटिंग में नहीं है, नॉन अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग ओवरलैप इकोनॉमिक इन मैनी रेस्पेक्ट। तो अकाउंटिंग और जो इकोनॉमिक्स है वो आपस में ओवरलैप करते हैं काफ़ी सारे में। जैसे इट कॉन्ट्रीब्यूट ए लॉट इन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस। जो हमारी अकाउंटिंग है और जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो जो भी हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन रहते हैं उनको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करते हैं। बट इकोनॉमिक थ्योरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टूल यूज इन अकाउंटिंग। सो however there exists a wide gulf between economics and accountant concept of income and capital। Accountant got the idea of value, income and capital maintenance from economics but brushed suitably to make them useful in practice systems। यानी कि जो अकाउंटेंट है उसके पास जो आइडिया आता है कीमत का, इनकम का, कैपिटल का, ये आया है इकोनॉमिक्स से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सही करके अपने अकाउंटिंग में यूज़ किया है। अकाउंटेंट ने डेवलप किया है वैल्यूएशन, मेजरमेंट, डिसीजन मेकिंग, जो वो भी हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी से रिलेट करता है और उसको हमने अपने हिसाब से यूज़ किया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है कि एन एग्ज़ाम्पल है जो कि आपको बताएगा कि जो अकाउंटिंग है और इकोनॉमिक्स है उन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसे काम करता है। जो आपका इकोनॉमिस्ट होता है वो सोचता है कि जो एसेट्स की वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है एसेट्स की, वो ही हमारी फ्यूचर अर्निंग, यानी उसी से फ्यूचर अर्निंग का एस्टीमेट लगाता है। लेकिन अगर सोचो कि अगर आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी जो वर्किंग लाइफ है, यानी कि वो 100 साल से ज़्यादा चलेगा, तो कैसे आप एस्टीमेट कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर अर्निंग होगा।
तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, एक वर्केबल वैल्यूएशन बेस बनाते हैं जिसमें हमने उस एसेट्स को कितने का खरीदा, उस पर कितना खर्चा हो गया, उसके हिसाब से अर्निंग मॉडल बनाते हैं। ऐसे ही मैक्रो लेवल पर बात करी जाए, अकाउंटिंग प्रोवाइड द डाटाबेस ओवर विच द इकोनॉमिक डिसीजन मॉड्यूल हैव बीन डेवलप्ड। माइक्रो लेवल डाटा अरेंज बाय द अकाउंटिंग सिस्टम इज समड अप टू गेट मैक्रो लेवल डाटाबेस। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो आपको डाटा देता है जिससे आपकी जो मैक्रो लेवल पर आप अपने इकोनॉमिक डिसीजन को ले सकें, और माइक्रो लेवल क्या करता है, उस डाटा को अरेंज करता है ताकि वो मैक्रो लेवल वाले उसे इस्तेमाल कर सकें। नन ओवरलैपिंग जोन ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट नेग्लिजिबल डेवलपमेंट, ये आपके ज़्यादा खास काम कर रही हैं। फिर आती है अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स। The use of statistics in accounting can be appreciated better in the constraint of the nature of accounting records। जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टैटिक्स का इस्तेमाल हम वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कभी कभी वो एग्जैक्ट रहती है, कभी कभी वो एग्जैक्ट नहीं रहती, बट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस सच डिसीजन इज नेसेसरी एंड हेंस द स्टैटिस्टिकल अप्रॉक्सीमेशन आर सॉट। यानी कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, किसी कंपनी में पैसा लगाना है, किसी कंपनी में काम करना है, किसी कंपनी के आप सप्लायर हो, किसी कंपनी के आप कस्टमर हो, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है और वहाँ पर स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन अकाउंट्स ऑल वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट। अकाउंट्स में सारी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं इंडिविजुअली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रांजैक्शन में आती हैं। ऐसे ही जो हमारी स्टैटिक्स होती है उसकी भी कुछ टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं, बिहेवियर होता है, ट्रेंड होता है, जो कि टाइम टू टाइम वेरिएशन के हिसाब से चेंज होता है। देयरफॉर wherever a need arises for only broad generalization or the average of relationship, statistical method have to be applied in accounting data। तो जब हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एवरेज निकालना पड़ता है, उस समय हम स्टैटिक्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं। फर्दर इन अकाउंटेंसी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज वेल एज द हेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज़ बी डन एज पर द नीड ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन। अकाउंटिंग में जब हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, लायबिलिटी से क्लासिफिकेशन करते हैं, या कौन कौन सी हमारी इनकम है या कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग है उसकी नीड क्या है। और जो अदर टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पर हमें स्टैटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली आपको अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स के बारे में दे रखा है, अकाउंटिंग एंड लॉ के बारे में दे रखा है। सबके बारे में आप पढ़कर ये समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग मैनेजमेंट एक साथ काम करते हैं, लॉ अकाउंटिंग साथ में काम करती है, मैथमेटिक्स अकाउंटिंग साथ में करती है, एंड सो ऑन। और आपके पेपर के हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग होती है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। देयर आर सर्टेन मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। A common man presume that an income statement shows the correct income or loss of the enterprises and that a balance sheet depicts a perfectly true and fair picture of financial standing of that enterprises। जो इंसान, जो अकाउंटेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है, इनकम स्टेटमेंट को बनाता है, वो ये मान के चलता है कि जितने भी उसने वहाँ पर प्रॉफिट दिखाए हैं, जितने भी उसने वहाँ पर लॉस दिखाए हैं, वो एक्यूरेट है, वो एक अच्छी पिक्चर शो कर रहे हैं। It must be recognized that the accounting as language has its own limitation। लेकिन अकाउंटिंग एक लैंग्वेज मानी जाती है बिजनेस की, और इसकी खुद की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। The figures of profit or loss generated by the accounting process are subject to various constant within which the accounting work। तो वो कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं वो हम पढ़ेंगे। The factors which may be relevant in assessing the worth of the enterprises don't find place in the account as they cannot be measured in terms of money। वो चीज़ जिसमें वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो वो हमारे अकाउंटेंट में नहीं आएगा। जैसे हमारी स्किल, जैसे हमारी लॉयल्टी। बैलेंस शीट शोज द पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपकी अभी की सिचुएशन बताती है, ना कि फ्यूचर की। आप उसको देखकर फ्यूचर के बारे में अपना पता नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इग्नोर चेंजेस इन सब मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। अकाउंटिंग में चाहे आपका इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, रिसेशन हो, बूम हो, उसको इग्नोर किया जाता है।
देयर आर ओकेजन व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट विच ईच अदर, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में ही कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि कभी कभी जो अकाउंटेंट रहता है वो अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग करता है ना, तो वहाँ भी दिक्कत होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर दोज एसेट्स विच, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही चीज़ें आती हैं जो पैसे से रिलेटेड हो, तो इसमें जो हमारे वैल्यूएशन होती है, हमारी स्किल होती है, हमारी रॉयल्टी होती है, वो नहीं आता। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ चीज़ जुड़ भी जाती हैं और कुछ चीज़ घटती भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका रोल ऑफ अकाउंटेंट द सोसाइटी से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।